एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक ऐसी इंफॉर्मेशन अपलोड की गई है जिसका हम काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इंफॉर्मेशन जारी करी गई है हॉस्टल से संबंधित, लेकिन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जारी करी गई है। आगे का क्या प्रोसेस होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप देख लीजिए जो इंफॉर्मेशन जारी करी गई है। पहले नंबर पर हमको मिल रहा है हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म 2021-22, उसी के नीचे मिलता है हॉस्टल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर 2021-22। पहले देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको 6 पेज दिए गए हैं, ये आपको अपने हाथ से ही फिल करना होगा और इसको हॉस्टल में आपको जमा करना होगा। कुछ स्टूडेंट इसको फिल करके जमा करा चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लिखा मिलेगा आपको अपनी स्व प्रमाणित फोटो यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो लगानी होगी। फोटो चिपकाइएगा, उस पर साइन कर दीजिएगा। पहले नंबर पर आपको अपना नाम लिखना होगा, फिर मोबाइल नंबर है, स्टूडेंट की ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, ब्लड ग्रुप दिया गया है, फादर का नेम है, मदर का नेम है, जिस क्लास में आपने एडमिशन लिया है वो लिखना है, सेमेस्टर लिखना होगा, आपको अपनी कैटेगरी देनी है, सब कैटेगरी देनी है, माता पिता का स्थायी पता लिखना होगा, राज्य का नाम लिखना होगा, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखनी होगी, नेम एंड एड्रेस देना है अपने लोकल गार्जियन का। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर देना होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना होगा। यदि आपको कोई बीमारी है तो उससे संबंधित आपको उसका विवरण देना होगा। यदि आपके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई की जा रही है या आपके खिलाफ कोई केस है तो उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी, प्रवेश शुल्क की रसीद। इस तरीके से यहाँ काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है, वो आपको फिल करनी होगी। नीचे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन देनी है। साफ सुथरा फॉर्म फिल कीजिएगा। इसी के नीचे आपको अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट एक फॉर्म मिलेगा, ये आपको खुद से फिल कर अपने सिग्नेचर करके देना होगा। उसी के नीचे आपको अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट ऑब्लिक गार्जियन करके एक फॉर्म मिलेगा, ये आपके पेरेंट या गार्जियन की तरफ से फिल किया जाएगा। इसी के नीचे आपको एक वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया छात्रावासी द्वारा स्वयं भरा जाए, इसको आप खुद से भरेंगे। इस फोटो पर आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने होंगे, यहाँ पे लिखा गया है छात्रावास अधीक्षक द्वारा प्रमाणित फोटो, उनके सिग्नेचर होंगे। इसी के नीचे आपको वापस एक वेरिफिकेशन फॉर्म और मिलेगा, ये भी आपको स्वयं ही फिल करना होगा और यहाँ पर भी आपको फोटो लगानी होगी जो छात्रावास अधीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाएगी। जो इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जा रही है उसको आप अच्छे से साफ सुथरे शब्दों में फिल कीजिएगा। आगे चलते हैं इन्फॉर्मेशन ब्राउचर की तरफ, जो जारी किया गया है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये पिछले साल भी जारी किया गया था, इससे संबंधित हमने डिटेल वीडियो बनाई थी, वापस से एक डिटेल वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, इसको देख लीजिए। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको पहले नंबर पर हॉस्टल मिलते हुए, ये गर्ल्स हॉस्टल है सारे के सारे, इनके बारे में बात करते हैं। आपको पहले नंबर पर एक हॉस्टल मिलता है अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल, बिरला कैंपस श्रीनगर में है, 3 सीटर है, 56 यहाँ पर आपको बेड मिल जाएंगे। उसके नीचे मिलेगा आपको भगीरथी गर्ल्स हॉस्टल, चौरास कैंपस में है, 3 सीटर है, 150 बेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर मिलता है मंदाकिनी गर्ल्स हॉस्टल, चौरास कैंपस में है, 2 सीटर है, ये 86 बेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर मिलता है आपको गंगा हायर स्टडीज हॉस्टल, ये चौरास कैंपस में है, 2 सीटर है, 28 बेड यहाँ पर मिल जाएंगे। 5वें नंबर पर मिलता है नंदा देवी रिसर्च हॉस्टल, यहाँ पर ये 1 सीटर है, यहाँ पर आपको 50 बेड मिल जाएंगे। यमुना गर्ल्स हॉस्टल है, चौरास कैंपस में है, 3 सीटर है, 200 बेड यहाँ पर मिल जाएंगे। सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल दिया गया है चौरास कैंपस में, यहाँ पर आपको 50 बेड मिल जाएंगे। गर्ल्स हॉस्टल दिया गया है बीजीआर कैंपस पौड़ी में, पूछा जा रहा था बीजीआर के लिए कि यहाँ पर हॉस्टल है या नहीं है, तो यहाँ पर हॉस्टल आपको मिलता है, 40 बेड यहाँ पर मिलते हैं, 2 सीटर है ये। उसके बाद 9वें नंबर पर आपको मिलता है बाल गंगा गर्ल्स हॉस्टल, जो एसआरटी कैंपस टिहरी के अंदर है, 4 सीटर है ये, यहाँ पर 96 बेड आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं बॉयज हॉस्टल दिया गया है, इसके अंदर आपको पहले नंबर पर मिलता है चुकुम्बा बॉयज हॉस्टल, बिरला कैंपस श्रीनगर में है, 3 सीटर है ये, 84 बेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर मिलता है त्रिशूल बॉयज हॉस्टल, बिरला कैंपस श्रीनगर में है, 2 सीटर है, 70 बेड आपको यहाँ पर मिलते हुए। उसके बाद मिलता है बाबू जगजीवन राम बॉयज हॉस्टल, 38 बेड यहाँ पर है, ये 2 सीटर मिलेगा आपको। उसके बाद मिलता है स्वामी विवेकानंद हॉस्टल, चौरास कैंपस में, 2 सीटर है, 90 बेड आपको यहाँ पर मिलते हुए। आगे मिलता है आर्यभट्ट रिसर्च हॉस्टल, जो चौरास कैंपस में है, 1 सीटर है, 47 बेड यहाँ पर मिलते हुए। श्रीदेव सुमन हॉस्टल दिया गया है, चौरास कैंपस में ही है, 2 सीटर है, 90 बेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आगे मिलता है आपको बॉयज हॉस्टल, जो बीजीआर कैंपस पौड़ी में है, यहाँ पर 90 बेड मिल जाएंगे। इसके नीचे देखिए आपको 284 बेड मिलते हुए, 3 सीटर है ये। एसआरटी कैंपस टिहरी में आपको ये बॉयज हॉस्टल मिल जाएगा, ट्रिहारी बॉयज हॉस्टल यहाँ पर मिलता हुआ 284 बेड के साथ। आगे चलते हैं, देखिए जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ऊपर इंग्लिश में, नीचे हिंदी में मिलेगी। यहाँ पर आपको अपने हॉस्टल से संबंधित सभी कॉन्टैक्ट नंबर मिलते हुए, जिनको भी आपको कॉन्टैक्ट करना है आप यहाँ से वो नंबर ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, हिंदी इंग्लिश में दोनों तरीके से ये आपको मिलता हुआ। अब आप देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो दिया गया है उसके बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको एक लाइन पढ़वा दूं। इस पैराग्राफ में ऊपर ही लिखा है औपचारिक आवेदन करना होगा। यहाँ पर औपचारिक आवेदन करने की बात कही गई है, लेकिन जिन स्टूडेंट का नाम मेरिट में आ जाएगा कि आपको हॉस्टल मिल रहा है, आपके लिए मैंडेटरी होगा, आपको ये फॉर्म फिल करना ही होगा। ऑफलाइन मोड में आपको ये फॉर्म फिल करके हॉस्टल में जमा करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगली ही लाइन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि आवेदन फॉर्म जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी उससे पहले ही जो आवेदन फॉर्म जमा कर दिए जाएंगे उन्हीं पर विचार किया जाएगा और उससे संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो छात्रावास कार्यालय तथा परिसर के सूचना पटों पर चिपकाई जाएगी। यानी कि जो आपको इंफॉर्मेशन देने की बात यहाँ पर कही गई है वो छात्रावास कार्यालय और परिसर के सूचना पट पर लगाने की बात कही गई है। ऑनलाइन मोड में वो
इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में यहाँ जानकारी नहीं दी गई है। वेबसाइट का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। साथ ही साथ एक लाइन और लिख दी गई है, यदि आपने अंतिम तिथि के बाद आवेदन किया तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। पहले पॉइंट में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग यदि आपको हॉस्टल लेना है तो आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो कोर्स है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं वो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। उससे कम के लिए आपको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि यदि आपके 55% से अंक कम हुए तो भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा और SC/ST कैटेगरी के लिए 5% के अंकों की छूट दी गई है। तीसरे नंबर पर लिखा गया है यदि आपके माता पिता विश्वविद्यालय परिसर की 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर रहते हैं तो आपको छात्रावास नहीं दिया जाएगा। चौथे नंबर के पॉइंट में आपको जानकारी दी गई है कि यदि आप किसी रोजगार को कर रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको छात्रावास नहीं दिया जाएगा। आगे कुछ नियम शर्तों के तहत आपको छात्रावास मिल सकता है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। 5वें नंबर में यदि आप किसी दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता या रैगिंग में संलिप्त हुए तो भी आपको छात्रावास नहीं दिया जाएगा। आपको छात्रावास से निष्कासित कर दिया जाएगा यदि आप पहले से वहां रहते आ रहे हैं। 6ठे नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि मेरिट निकाली जाएगी, मेरिट के आधार पर ही आपको हॉस्टल दिया जाएगा। शोध छात्रों के लिए अलग से एक लाइन लिखी गई है कि आवेदन पत्रों पर विचार करते समय शोध की वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा। 7वें नंबर के पॉइंट में PhD से संबंधित काफी बड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा। 8वें नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि जिन छात्रों को छात्रावास प्रदान कर दिया गया है, हॉस्टल दे दिया गया है, उसकी सूचना कार्यालय परिसर के सूचना पट पर लगाई जाएगी, अलग से सूचना नहीं दी जाएगी। आगे चलते हैं। 9वें नंबर के पॉइंट को देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है जिन छात्रों को प्रवेश दे दिया जाएगा उनको अपना छात्रावास शुल्क अंतिम तिथि से पहले जमा करना होगा। निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि तक शुल्क अगर आपने जमा नहीं किया तो आपका प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा यदि आपने अंतिम तिथि से पहले अपनी फी डिपॉजिट नहीं करी। 10वें नंबर का पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको एक बार एडमिशन देने का ये मतलब नहीं है कि आप कंटिन्यू उसमें रहते रहें। अगले साल के लिए आपको वापस से प्रवेश लेना होगा, सेम पैटर्न आपको अपनाना होगा, फॉर्म फिल करना होगा, वापस से एडमिशन लेना होगा हॉस्टल में और आपको वरीयता दी जाएगी यदि आप पहले से हॉस्टल में रहते आ रहे हैं। 11वें नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि प्रत्येक छात्र को शिक्षा सत्र समाप्ति पर छात्रावास पूर्णतः खाली करना होगा, यानी कि जब एक सत्र खत्म होगा तो आपको अपना हॉस्टल खाली करना होगा और नेक्स्ट ईयर के लिए वापस से आपको आवेदन करना होगा। 12वें नंबर के पॉइंट में वही बात लिखी है कि यदि आपको पुनः एडमिशन लेना है हॉस्टल में तो आपको वापस से आवेदन पत्र फिल करना होगा, सारी प्रक्रिया का पालन करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल दिया जाएगा, बशर्ते आपने वो परीक्षा उत्तीर्ण की हो, आप पास हुए हो। यदि आप फेल हो गए हैं तो आपको हॉस्टल शायद ना मिल पाए। 13वें नंबर के पॉइंट को देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जो हॉस्टल अलॉट होगा वो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, उसकी जो अवधि है उतनी ही अवधि के लिए आपको हॉस्टल मिल सकता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट होंगे उनको 3 वर्ष के लिए मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 वर्ष लिखे गए हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उसकी जो अवधि होगी पाठ्यक्रम की उसके अनुसार होगा, संयुक्त पाठ्यक्रमों के लिए 5 वर्ष की अवधि है, स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 1 वर्ष है, PhD के लिए 6 माह का समय भी यहाँ पर दिया गया है। नीचे PhD के लिए एक इन्फॉर्मेशन और जारी करी गई है, और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलती हुई नीचे आप देख सकते हैं। लिखा गया है यदि आप पहले साल में हॉस्टल में रहने नहीं आए हैं, अगले साल में हॉस्टल रहने के लिए आए हैं तो आपकी अवधि उसी के अकॉर्डिंग होगी। यदि आप ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में रहने के लिए आए हैं तो आपको 2 साल रहने दिया जाएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के आप सेकंड ईयर में आए हैं तो आपको 1 साल रहने दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक पॉइंट और लिखा गया है यहाँ पर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश में छात्रावास आपको खाली करना होगा। शोध स्टूडेंट से संबंधित इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। नीचे आप देखेंगे तो आपको अपनी फीस मिलती हुई इससे संबंधित वीडियो हमने बनाई है, आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जानकारी अभी हम आपको यहाँ पर दे देते हैं। आप देख सकते हैं पुरुष छात्रावास के लिए 1070 रुपए लिखे गए हैं, पुरुष शोध छात्रावास के लिए भी 1070 रुपए आपको मिलते हुए, महिला छात्रावास के लिए 1100 रुपए, महिला शोध छात्र के लिए 1100 रुपए और महिला हायर स्टडी छात्रावास के लिए भी 1100 रुपए की फीस रखी गई है। ये सालाना फीस है आपकी, 1 साल की फीस होगी। इसमें आपको 1000 रुपए जो आपकी प्रतिभूति जो सिक्योरिटी है वो आपको वापस मिल जाएगी। उसके लिए आपको हॉस्टल छोड़ने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना होगा। यदि आप 1 साल के बाद आवेदन करेंगे तो वो आपको 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। इस तरीके से आपका प्रवेश शुल्क 1 साल का है, ये
जो आपको देना होगा। इसके साथ साथ कुछ अमाउंट आपको और जमा करनी होगी, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हुई, ये मंथली फी है आपकी जो आपको उससे अलग जमा करनी है, जो ऊपर वाली टेबल दी गई थी। यदि आप 3 सीटर हॉस्टल लेते हैं तो आपको 240 रुपए पर मंथ जमा करने होंगे। 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्लस कर लीजिए इसमें ऊपर वाली अमाउंट को, तो ये आपकी साल भर की फीस हो जाएगी। इसी के नीचे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती हुई 2 सीटर की, यहाँ पर 280 रुपए आपको डिपॉजिट करने होंगे। 1 सीटर के लिए 360 रुपए डिपॉजिट करने होंगे और हायर स्टडीज गर्ल्स के लिए 430 रुपए डिपॉजिट करने होंगे। ये सारा का सारा शुल्क जो है पर मंथ है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ऊपर वाला अमाउंट इसके अंदर आप ऐड कर लीजिएगा, वो आपका साल भर का खर्चा हो जाएगा हॉस्टल का। इसी के साथ आपको नीचे और इन्फॉर्मेशन मिलती हुई, इसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसमें लिखा गया है कि आपको 1 साल का पूरा शुल्क एक बार में जमा करना होगा। पीएचडी स्टूडेंट के लिए 6 माह का समय लिखा गया है। 17 नंबर के पॉइंट में आपको कहा गया है यदि आप बीच में अपनी मर्जी से छात्रावास खाली करके जा रहे हैं तो आपको कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। 18 नंबर के पॉइंट में आपको शोध से संबंधित छात्रों के लिए एक इन्फॉर्मेशन मिलती हुई और 19वें नंबर में आपको लिखा गया है कि भोजनालय की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए सहकारिता के आधार पर की जाएगी। 20वें नंबर का पॉइंट आप देख लीजिए, आवश्यक दिशा निर्देश आपको यहाँ पर मिलते हुए कि आपको हॉस्टल में क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, कैसे रहना होगा, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी गई है। पहले ही पॉइंट में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप किसी भी प्रकार का शस्त्र लेके नहीं जा सकते हैं। 6 सेंटीमीटर लंबाई से अधिक का चाकू, लोहे की छड़े, जंजीरें, लाठियां, ये सब चीजें लेके नहीं जाएंगे। दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि अश्लील साहित्य, चित्र, वीडियो, फिल्म देखने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। तीसरे नंबर के पॉइंट में आप छात्रावास के अंदर धूम्रपान और मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेंगे, आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। चौथे नंबर के पॉइंट में आपको कहा गया है कि आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल अपने पास नहीं रखेंगे, इनका पूर्णतः प्रतिबंध होगा। 5वें नंबर के पॉइंट में आपको कहा गया है कि आप अपने साथ कोई भी बहुमूल्य वस्तुएं, जेवरात, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, डिजिटल कैमरा नहीं लेके जाएंगे, इन सामग्रियों से आप दूर रहेंगे। 6ठे नंबर के पॉइंट में आपको कहा गया है कि आप अपने साथ हीटर, ओवन, इमर्सन रोड वगैरह नहीं लेके जा सकते हैं। 7वें नंबर के पॉइंट में आपको कहा गया है कि छात्रावास की कक्षाओं में आप खाना नहीं बना सकते हैं। 8वें नंबर के पॉइंट में आपको कहा गया है कि आप फर्नीचर, वाटर प्यूरिफायर, वाटर कूलर, बिजली के उपकरण, छात्रावास के भवन, किसी भी चीज को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अगर पहुंचाते हैं तो उसकी वसूली आपसे की जाएगी और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आपके ऊपर आर्थिक दंड आरोपित किया जाएगा और छात्रावास से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए 9वें नंबर के पॉइंट में आपको कहा गया है कि आप किसी भी फर्नीचर इत्यादि सामान को इधर से उधर उठा के नहीं रख सकते हैं। 10वें नंबर के पॉइंट में कहा गया है कि समाचार पत्र, पत्रिकाओं के पठन के लिए आप उसको यथास्थान पर ही पढ़ेंगे, अपने रूम में लेके नहीं जाएंगे। 11 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि महिला छात्रावास में पुरुष का आना बिल्कुल प्रतिबंधित होगा। वहां पर आने के लिए कुछ नियम शर्तें हैं, वो आगे लिख दी गई हैं। 12 नंबर के पॉइंट में लिख दिया गया है कि यदि आपके माता, आपके अभिभावक आपसे मिलना चाहते हैं तो वो 4 बजे से 5 बजे के बीच के मध्य आ सकते हैं। रविवार के दिन या किसी अवकाश के दिन वो 11 बजे से 5 बजे के बीच छात्रावास में आपसे मिलने आ सकते हैं। 13 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि बिना पूर्व लिखित आदेश के आप अपना रूम चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको उसकी परमिशन नहीं है। 14 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि यदि आप स्टेशन छोड़ते हैं तो उसकी आपको लिखित सूचना छात्रावास अधीक्षक को देनी होगी। 15 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि आप रात्रि निवास बाहर नहीं कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आपको उसकी सूचना देनी होगी, इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आगे देखिए 16 नंबर के पॉइंट में समय निर्धारित किया गया है कि शीतकाल में जो महिला छात्रावास होगा वो 6 बजे बंद कर दिया जाएगा, ग्रीष्मकाल में 7 बजे बंद कर दिया जाएगा। जो बॉयज छात्रावास है वो 7 बजे बंद किया जाएगा शीतकाल में और ग्रीष्मकाल में 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एसआरटी कैंपस टीरी और बीजीआर कैंपस पौड़ी के लिए अलग से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वहां के मौसम के आधार पर ये चीज निर्धारित की जाएगी। आगे देखिए 17 नंबर के पॉइंट में कहा गया है कि आपको रैगिंग में किसी भी तरीके से सम्मिलित नहीं होना है, होंगे तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 18 नंबर के पॉइंट में आपको कहा गया है कि राजनीति से संबंधित कोई भी सामग्री, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आप लेकर नहीं आएंगे, ना आप उसको हॉस्टल में रखेंगे। 19 नंबर पर आपको रिकॉर्ड बुक में अपनी एंट्री करनी होगी, जो बिल्कुल सही आप करेंगे। अगर आप गलत करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 20वें नंबर के पॉइंट में लिखा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं करेंगे, किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी का यौन उत्पीड़न नहीं करेंगे। यदि आप संलग्न हुए उसमें तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
21वें नंबर के पॉइंट में लिखा गया कि माता पिता अभिभावक का पता यदि चेंज होता है तो उसकी सूचना आप कार्यालय अधीक्षक को तुरंत देंगे। 22वें नंबर के पॉइंट में रोजगार से संबंधित इंफॉर्मेशन है, यदि आप वो करते हैं तो उसकी सूचना आप तत्काल छात्रावास अधीक्षक को देंगे। देखिए 23वें नंबर के पॉइंट में यहाँ लिखा गया है कि यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, तो वो आप छात्रावास अधीक्षक के माध्यम से करेंगे। यदि आप डायरेक्ट विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करते हैं, मामले को प्रेस में ले जाते हैं, उसका राजनीतिकरण करते हैं, तो आपके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरीके की यहाँ इंफॉर्मेशन और मिलती हुई 28वें नंबर पर आप देखिए लिखा गया है कि छात्रावासी छात्र छात्रा को परीक्षा समाप्ति के 5 दिन के अंदर छात्रावास खाली करना होगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान छात्रावास पूर्णतः बंद रहेंगे। जो शोध के छात्र हैं उनके लिए दिशा निर्देश अलग से दिए गए हैं, उसको आप रीड कर लीजिएगा। और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसी तरीके से आपको मिलती हुई, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 32वां पॉइंट देख लीजिए। 32वें पॉइंट में लिखा गया है यदि मेस की व्यवस्था की गई तो छात्रावासियों को आवश्यक रूप से मेस में ही खाना खाना होगा। मैथ से संबंधित कितनी फीस होगी उससे संबंधित वीडियो भी हमने बनाई है, आई बटन में आप मिल जाएगा, आप वहां पर उसको देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। देखिए आगे और इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलती है, यहाँ पर एंटी रैगिंग से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको एंटी रैगिंग के नियमों का पालन करना होगा। यदि आपके साथ कोई रैगिंग करता है तो उसकी सूचना भी आप एंटी रैगिंग सेल को दे सकते हैं, उससे संबंधित कमेटी बनाई गई है, ऊपर आपको नाम मिल जाएंगे सबके। तो एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन जारी करी गई थी, हम इसको आपके लिए लेके आए, लेकिन ये आधी अधूरी जानकारी है। यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये फॉर्म सबको फिल करना है या सिर्फ उन स्टूडेंट को फिल करना है जिनका नाम मेरिट में आएगा, और मेरिट में आएगा तो क्या वो मेरिट जारी करी जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन वाउचर के अंदर बात कही गई है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि वो हॉस्टल के सूचना पट पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वहां पर चिपकाई जाएगी। तो आप सबका एक काम है कि जहां पर जो आपकी स्क्रीन पर नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप यहां पर कॉल कीजिए, पता कीजिए, इंफॉर्मेशन निकालिए कि क्या सर हमको हॉस्टल का फॉर्म फिल करने के लिए अभी आना है या हमारी मेरिट आने के बाद आना होगा। क्या ये फॉर्म सबको फिल करना है वापस से, या फिर उन्हीं स्टूडेंट को ये फॉर्म फिल करना होगा जिन्होंने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त यस नो किया? अब क्या आप उसकी मेरिट जारी करेंगे और जारी करने के बाद जिन स्टूडेंट के नाम उस मेरिट में होंगे वो इस फॉर्म को फिल करेंगे? तो ये बहुत सारे सवाल जो छोड़ दिए हैं मैंने आपके लिए, इनका आप जवाब ढूंढिए, मुझको जवाब मिलते हैं तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो हॉस्टल से संबंधित ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपके लिए लेके आए हैं, हो सकता है आपके काम की हो। तो चलिए फिर मिलते हैं, मिलते रहिएगा। थैंक यू। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, थैंक यू, धन्यवाद।